ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में किस किस की क्लास लगाने वाला हूं, कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं और क्या क्या बताने वाला हूं। मोदी योगी वर्सेस ममता मॉडल। 2024 चुनाव में आतंकवादी चुनाव जिताएंगे क्या? बेंगलुरु में ब्लास्ट करने वाले संदिग्ध आतंकी भागकर बंगाल ही क्यों पहुंचे, यह सवाल क्यों उठ रहा है, यह भी बताऊंगा। सीएम योगी किसके लिए बोले कि उल्टा टांग कर नीचे से मिर्ची का छौंक लगाने की बात। केजरीवाल तिहाड़ में फंसे, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की डेट तय हो गई है क्या? मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए जो वजह बताई, सुनकर बॉस आप माथा पीट लेंगे। केजरीवाल के मंत्री ने इस्तीफे वाली चिट्ठी में पूरा कच्चा चिट्ठा कैसे खोला, वो चिट्ठी भी बताऊंगा। इसके अलावा बात होगी पीएम मोदी बोले और लालू तेजस्वी राहुल के गले में कैसे मटन की हड्डी फंस गई, मछली की हड्डी फंस गई, ये भी बताऊंगा। बीएसपी या बीजेपी, सिंगर पवन सिंह किसके टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं? कंगना से लेकर हेमा मालिनी तक चुनाव के लिए क्या क्या हो रहा है और क्या क्या कर रहे हैं। पहले से परेशान अखिलेश के पैरों तले जमीन कैसे खींच रही है मायावती। यानी 2024 चुनाव की सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर भी होगा। और फिर बात होगी कि कैसे रिपोर्ट आई है पीएम मोदी के नए भारत से पंगा लेकर मालदीव का मोए मोए हो गया। राष्ट्रपति मोइजू की वो गलती जिससे मालदीव में सन्नाटा पसर गया है, आज इसका चैप्टर भी है। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन और उसके बाद पहला चैप्टर। महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार की कोशिशें रंग लाई हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च के महीने में रिटेल महंगाई दर 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से रिटेल महंगाई की दर में यह गिरावट आई है। माफिया अतीक अहमद की करोड़ों की बेनामी संपत्ति को लेकर खुलासा हुआ है। फाइल खंगालने पर पता चला कि अतीक ने एक सफाई कर्मी के नाम पर करोड़ों की संपत्ति कर रखी थी। सफाई कर्मी का आरोप है कि जमीन ट्रांसफर करने का अतीक के गुर्गे दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नवरात्र की चतुर्थी पर आज ज्ञानवापी परिसर में माता श्रृंगार गौरी के कपाट खुले। कड़ी सुरक्षा के बीच याचिकाकर्ता महिलाओं ने भक्तों के साथ दर्शन और पूजा पाठ की। कोर्ट के आदेश पर साल में सिर्फ एक बार माता श्रृंगार गौरी की पूजा का आदेश है। मंदिर में पूजा से पहले वाराणसी में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हरियाणा के बाद दिल्ली में भी स्कूल बस ड्राइवर ने लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। उसकी वजह से आईटीओ पर एक स्कूल बस ने स्कूटी और ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि ऑटो पर सवार कई यात्री घायल हो गए। हालांकि गनीमत यह रही कि स्कूल बस में सवार सभी 40 बच्चे बाल बाल बच गए। यूपी के देवरिया में 2 लड़कियों पर एसिड से अटैक कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी की और कुछ देर में एसिड फेंकने वाले अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मोदी योगी वर्सेस ममता मॉडल की चर्चा हो रही है। क्या 2024 चुनाव में आतंकवादी चुनाव जिताएंगे? बेंगलुरु में ब्लास्ट करने वाले संदिग्ध आतंकी भागकर बंगाल ही क्यों पहुंचे? सीएम योगी किसके लिए बोले कि उल्टा टांग कर नीचे से मिर्ची का छौंक लगाया जाता है? सबसे पहले इसका चैप्टर। इस देश में पब्लिक 2 तरह के मॉडल की चर्चा कर रही है। बॉस, एक मॉडल है जो माफिया को मिट्टी में मिला देता है, गुंडों की गर्मी निकाल देता है, अपराधियों का राम नाम सत्य कर देता है। अपराधी कहीं भी रहें वो खुद को असुरक्षित मानकर डरे रहते हैं। देश में आतंकवाद की घटनाएं कम करने वाला मॉडल है। बॉस, याद है आपको, एक जमाना था, लोग भूल जाते हैं, एक जमाना था दिल्ली में, मतलब दिल्ली क्या बड़े बड़े शहरों में ब्लास्ट होते थे। आप मार्केट जाइए तो भोंपू बजता रहता था कि कोई संदिग्ध सामान दिखे तो उसको मत छुइएगा। सब बंद हो गया नरेंद्र मोदी के आने के बाद, लेकिन हम लोग वो सब भूल जाते हैं। तो एक मॉडल मोदी योगी वाला हो गया। दूसरा मॉडल, जहां अपराधी खुद को सबसे सुरक्षित मानते हैं, यह बताया जा रहा है। गुंडों और माफियाओं पर महीनों एक्शन नहीं होता। जब इनके गुनाह सामने आते हैं तो एक्शन करने की जगह पर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगता है। बंगाल में शेख शाहजहां के मामले में पूरा देश देख चुका है कि कैसे शेख शाहजहां जैसे गुनहगार को 55 दिन तक पकड़ा नहीं गया था। अब देश यह भी देख रहा है कि कैसे बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी बंगाल जाकर छुप गए और अब जाकर पकड़े गए।
आपको याद होगा कि 1 महीने पहले बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट हुआ था। उसके आरोपी आज बंगाल से पकड़े गए। इन आरोपियों की तलाश 1 महीने से एनआईए कर रही थी और अब जाकर इन्हें कोलकाता से पकड़ा गया। ये दोनों आरोपी हिंदू नाम रखकर अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे। इसी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। बीजेपी का कहना है कि एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस के 2 मुख्य संदिग्धों मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीन अहमद को कोलकाता से गिरफ्तार किया। दोनों शिवमोगा के आईएसआईएस सेल से जुड़े हुए थे। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी के अधीन पश्चिम बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपी कैसे बंगाल में पकड़े गए, ये आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि कानून व्यवस्था के जिन 2 मॉडल की हम बात कर रहे हैं, उन मॉडल को लेकर क्यों चर्चा हो रही है, क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्यों इतना बड़ा अंतर है। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में ऐसे आरोपी छुप कर बैठ जाते हैं जिन पर बेंगलुरु में ब्लास्ट करने का आरोप है, ये कैसे हो गया। सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में शेख शाहजहां जैसे आरोपी को गिरफ्तार करने में 55 दिन क्यों लग जाते हैं। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि बॉस यूपी में तो देखिए, यहां अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बड़े से बड़े माफिया को रगड़ दिया जाता है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, वो डर में जी रहा है कि पता नहीं कब उसका राम नाम सत्य हो जाए। जो माफिया कानून को ठेंगे पर रखते थे, उन्हें महसूस हो गया कि अगर शासन चलाने वाला योगी जैसा कोई है तो कानून की ताकत के सामने किसी माफिया की कोई हैसियत नहीं होती। वरना यही माफिया हीरो बन के घूमते थे इसी यूपी में। इसलिए यूपी में ना माफियागिरी दिखती है ना दंगा दिखता है। सीएम योगी के पास तो दंगाइयों को सबक सिखाने का ऐसा फॉर्मूला है कि बड़े से बड़ा दंगाई भी काम जाए। खुद सीएम योगी ने खुलकर कहा कि यूपी में अब दंगा करने वालों को उल्टा लटकाकर नीचे से मिर्ची का छौंक लगा दिया जाता है। सुनिए सीएम योगी के मॉडल के बारे में वो क्या बता रहे हैं। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, यह भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए। वहां लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने। तो देश में आज की डेट में मोदी योगी मॉडल की ही चर्चा है। ऐसे नहीं है कि लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जब कोई घटना हो जाती है तो कहते हैं कि योगी मॉडल से न्याय चाहिए। और योगी जी खड़े होकर बोल रहे हैं मंच पर कि जिन माफियाओं को पाला पोसा जाता था उनकी संपत्ति गरीबों में बंट रही है आज की डेट में। यूपी में तो गुंडे अपराधियों को उल्टा लटका दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बेंगलुरु में ब्लास्ट करके आरोपी बंगाल में जाकर छुपता है? यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या इसलिए कि उसे ऐसा लगता है कि वहां पर वो सुरक्षित होगा? यह सवाल बीजेपी ने भी उठाया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में कोलकाता से जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें पकड़ा कैसे गया, अब आपको यह भी बताता हूं। बेंगलुरु ब्लास्ट का एक आरोपी मुसाविर हुसैन शाजिब और दूसरा अब्दुल मतीन साहा है। दोनों को कोलकाता के पास कांथी से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के मुताबिक अब्दुल ताहा ने प्लान बनाया और कैफे में शाजिब ने आईईडी रखा। दोनों आरोपी कर्नाटक के शिवमोगा में जिले में तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। एनआईए के मुताबिक दोनों आरोपी आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा है। एनआईए ने 26 मार्च को दोनों आरोपियों के मददगार मुजम्मिल शरीफ को अरेस्ट किया था। मुजम्मिल ने ही दोनों आरोपियों को ब्लास्ट का सामान दिया था।
कैफे में ब्लास्ट के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। एनआईए ने दोनों आरोपियों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। दोनों अपनी पहचान छुपाकर यहां वहां रहने लगे। एनआईए ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई राज्यों में छापेमारी की, जिससे आरोपियों के बारे में जानकारी मिली। दोनों आरोपी पिछले 42 दिनों से एक ही पैटर्न अपना रहे थे। दोनों गेस्ट हाउस या निजी लॉज में रुकते थे। एनआईए ने छोटे शहरों पर नजर रखनी शुरू की जहां लॉज में पहचान नहीं बतानी पड़ती। कोलकाता के पास दोनों आरोपियों को होने की खबर एनआईए को मिली। एनआईए और बंगाल पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के जरिए दोनों को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। बेंगलुरु ब्लास्ट के इन दोनों आरोपियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया, लेकिन बंगाल में इन आरोपियों के पकड़े जाने पर कोई कुछ कहे ना, इसलिए ममता बनर्जी बंगाल पुलिस की पीठ थपथपाने लगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल पुलिस ने 2 घंटे में कैफे ब्लास्ट के आरोपियों को पकड़ लिया, और बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल सुरक्षित नहीं है। अगर बंगाल सुरक्षित नहीं है तो क्या दिल्ली और यूपी सुरक्षित है? सुनिए ममता बनर्जी को, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले में ममता बनर्जी सरकार और बंगाल पुलिस पर सवाल उठे क्यों। খড়ংবাজ বলেছে ব্যাঙ্গালোরে একটা বোমা পড়েছিল, লক্ষ্ণৌও কর্ণাটকের, আমাদের এখানকার নয়। 2 ঘন্টায় বাংলায় লুকিয়েছিল, 2 ঘন্টার মধ্যে আমরা ধরে দিয়েছি আমাদের পুলিশ। আর সেখানে বলছে বাংলা সেফ নয়, তোর দিল্লি সেফ, তোর উত্তরপ্রদেশ সেফ, তোর রাজস্থান সেফ, তোর গুজরাট সেফ, তোর বিহার সেফ। বাংলার মানুষ শান্তিতে থাকে, বিজেপি সহ্য হয় না। अच्छा, बोलते बोलते बिहार सेफ है कि नहीं ये भी बोल गई। और अभी कुछ दिन पहले तक यही नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में थे, तब नहीं पूछ रही थी कि बिहार सेफ है कि नहीं है। अब बीजेपी के साथ चले गए तो पूछ रही हैं कि बिहार सेफ है कि नहीं। खैर, दोनों तरफ से बातें चल रही हैं। बीजेपी कह रही है बंगाल सेफ नहीं है, ममता बनर्जी कह रही है कि इससे सेफ क्या होगा। ममता बनर्जी खुद को डिफेंड कर रही हैं और दिल्ली यूपी की बात कर रही हैं, लेकिन अगर यूपी होता और ये आरोपी यूपी पहुंच जाते तो अब तक इनका अंजाम तय हो चुका होता, ये भी पब्लिक कह रही है। क्योंकि यूपी में तो गुंडे माफिया अपराधी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आज यूपी में जितने बड़े गुंडे माफिया थे वो या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर मारे जा चुके हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जिनकी दहशत कभी हुआ करती थी, आज वो कहां हैं सभी को पता है। सीएम योगी ने कहा कि वो माफिया कभी जिनके लिए सीएम तक का काफिला रोक दिया जाता था, आज उनकी पैंट गीली हो जाती है। सीएम योगी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैंने बदल दिया है उत्तर प्रदेश को। अपराधियों का क्या हाल किया है योगी सरकार ने। योगी मॉडल के बारे में खुद सुनिए एक बार। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरफ योगी को सुन लीजिए और एक तरफ ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए, आपको बहुत बड़ा फर्क दिख जाएगा कि कानून व्यवस्था और शासन को कैसे चलाया जाता है और कौन सा मॉडल बेहतर है, क्यों पब्लिक खुद बताने लगती है। बंगाल में तो ममता बनर्जी का यह वही मॉडल है जिसमें शेख शाहजहां जैसे माफिया के सामने सब ढीले पड़ गए थे। कोर्ट को कहना पड़ा था भाई बहुत कुछ। शेख शाहजहां पर संदेश खाली की महिलाओं ने शोषण के आरोप, जमीन कब्जा करने के आरोप, मारपीट के आरोप लगाए थे। शेख शाहजहां के ठिकानों पर जब 5 फरवरी को ईडी रेड मारने गई थी तो ईडी की ही टीम पर हमला हो गया था। उसके बाद शेख शाहजहां फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी के लिए 26 फरवरी को कोलकाता हाईकोर्ट तक ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी और फौरन शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। उसके बाद 28 फरवरी को 55 दिन के बाद शेख शाहजहां गिरफ्तार हुआ था। तो ये डिफरेंस लोगों को नहीं दिखता है, क्या योगी मॉडल, क्या मोदी मॉडल और क्या ममता मॉडल। इस दौरान लगातार बंगाल सरकार पर शेख शाहजहां को बचाने का आरोप लगता रहा। आप यह भी देखिए कि शेख शाहजहां और बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों को कैसा ट्रीटमेंट मिला। शेख शाहजहां को गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया था तो वो किसी सेलिब्रिटी की तरह अकड़कर दिखता चल रहा था। देखिए, ये याद है ना फोटो, जब वो
ईडी की हिरासत में आया था तो हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन उसके पहले जब बंगाल पुलिस ने पकड़ा था तो हीरो बन के विक्ट्री साइन दिखा रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी उसकी ठसक कम नहीं हुई थी। दूसरी तरफ एनआईए ने बेंगलुरु ब्लास्ट के आरोपियों को भागते हुए कोर्ट में पेश किया, यानी अंतर साफ दिखता है, भगाते हुए ले गए उसको। बंगाल में कानून व्यवस्था का यह हाल है कि वहां टीएमसी के नेता खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं। टीएमसी नेता हमीदुल रहमान आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जो उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा सीट से विधायक हैं। इस वीडियो में हमीदुल रहमान मतदाताओं को धमकाते हुए कह रहे हैं कि 26 तारीख को बंगाल से सेंट्रल फोर्स चली जाएगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना है, तो अपना कीमती वोट बर्बाद ना करें और कोई बदनामी ना करें। सुनिए एक बार, फिर आपको बताऊंगा कि योगी मॉडल में किस तरह से काम होता है। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ফোর্স 26 তারিখ পর্যন্ত থাকবে, তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। মূল্যবান ভোটগুলো নষ্ট করবেন না, বাদরামি করবেন না। 26 তারিখে সেন্ট্রাল বাহিনী চলে যাবে, তারপরে আমাদের এই সেন্ট্রাল বাহিনীরা থাকবে। তখন অভিযোগ করবেন না যে আমার কি হলো, আমার এটা হলো। अब सोचिए, इसके बाद डर का माहौल नहीं होगा तो क्या होगा। आज सवाल उन लोगों से भी है जो बेंगलुरु ब्लास्ट को लेकर कुछ दिन पहले यह कह रहे थे कि इसमें एनआईए ने एक बीजेपी कार्यकर्ता को भी पकड़ा है, जबकि सच यह है कि इस मामले में एनआईए ने साई प्रसाद नाम के एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। साई प्रसाद को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था। कांग्रेस ने कहा था कि ब्लास्ट में भी बीजेपी का हाथ हो सकता है। 5 अप्रैल को साई प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसी दिन कांग्रेस की तरफ से ब्लास्ट को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई थी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में बम फटने के मामले में अब एनआईए ने एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। मीडिया में सुई टपक सन्नाटा है, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना छाती पीटते एंकर। बीजेपी को तो मानो सांप सूंघ गया है, लेकिन हर बार आतंकवाद से इनका संबंध कैसे निकल जाता है। जबकि बाद में एनआईए ने कहा कि साई प्रसाद गवाह था और उसे छोड़ दिया गया था, यानी कांग्रेस ने गलत आरोप लगाया था। साई प्रसाद हिंदू था, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, इसलिए शायद उसे ब्लास्ट में शामिल करने और उसे आरोपी बताने की बड़ी भगदड़ सी मच गई। लेकिन अब जब दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गए और दोनों धर्म विशेष से हैं, तो कांग्रेस में सन्नाटा फैल गया। अब किसी को नाम नहीं गिनाना है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार घिरी हुई है। आपको बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला याद ही होगा, जब टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों को ठिकानों से करोड़ों रुपए का पहाड़ मिला था। उस मामले में भी आज ईडी ने नई जानकारी दी। शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 365 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं। तो जो कहते हैं कि ईडी सिर्फ छापा मारती है, डराती है, ईडी कह रही है बॉस 365 करोड़ रुपए हम जब्त कर चुके इस मामले में। इस मामले में टीएमसी के 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में पार्थ चटर्जी भी हैं, जो बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री थे। मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने बंगाल के टेक्सटाइल मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा से भी पूछताछ की थी। इसी के साथ राशन घोटाले में भी ममता के नेताओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है। ईडी ने राशन घोटाले में बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के खिलाफ एक्शन लिया है। ईडी ने मलिक और उनके 2 सहयोगियों की 150 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसमें ज्योति प्रिया मलिक का घर, कोलकाता बेंगलुरु में 2 होटल शामिल हैं। ईडी के मुताबिक बंगाल का राशन घोटाला करीब हजारों करोड़ रुपए का था। ज्योति प्रिया मलिक 2011 से 2021 तक बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, जांच चल रही है। आरोप लग रहे हैं कि अपराधियों को क्या सेफ हेवन लगने लगा है बंगाल। बीजेपी सवाल उठा रही है, लोग सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। और एक तरफ योगी मॉडल और मोदी मॉडल की चर्चा है। मोदी मॉडल में देश में आतंकवादी घटनाएं कम हो गई। योगी मॉडल में वो खुद कह रहे हैं, योगी जी, कि हमने तो भैया एकदम टाइट कर रखा है मामला। और दूसरी तरफ ममता मॉडल पर सवाल उठ रहा है। लेकिन एक और मॉडल है, केजरीवाल मॉडल। पाठशाला में अब अगली क्लास केजरीवाल मॉडल की। केजरीवाल तिहाड़ में फंसे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की डेट तय हो गई क्या? मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए जो वजह बताई सुनकर माथा पीट लेंगे। केजरीवाल के मंत्री ने इस्तीफे वाली चिट्ठी में कैसे पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, अब इसका चैप्टर। जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, तब से आम आदमी पार्टी हर रोज
किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर माहौल बना रही है, जिससे अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में रहें, जिससे अरविंद केजरीवाल की चर्चा होती रहे। आप देखिए, हर रोज आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर या तो कोई बड़े खुलासे का डंका पीटती है, खुलासे में निकलता कुछ नहीं, फिर बड़े आरोप लगाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की जाती है। कभी अरविंद केजरीवाल संदेश भिजवाते हैं कि वो कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, ऐसा खुलासा जो पाठशाला में 24 घंटे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये क्या बोलने वाले हैं और उसका सच क्या है। कभी उनके मंत्री कहते हैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, उस खुलासे में चुन्नू सर सा भी वजन नहीं होता, लेकिन जब वजन की बात कीजिए तो कभी कहने लगते हैं कि वजन गिर गया केजरीवाल जी का, कभी कहते हैं बीजेपी केजरीवाल के मंत्रियों को अप्रोच कर रही है, कभी आरोप लगाते हैं केजरीवाल को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मतलब हर दिन कोई नया सो कॉल्ड खुलासा, कोई नया सो कॉल्ड आरोप। आज भी आम आदमी पार्टी ने माहौल बना दिया। सुबह 10 बजे केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा होने वाला है। जब लिखते हैं खुलासा, तभी समझ में आ जाता है कि मामला ठस निकलेगा। सुबह 10 बजे दिल्ली की मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया कि दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत बड़ी साजिश बीजेपी कर रही है। एक बार आतिशी जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाकर कैसे खुद को ही फंसा लिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। एक तो इनके विश्वसनीय सूत्र हर जगह है। सीबीआई फलाने को अरेस्ट करने वाली है, हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है। फिर पता चलता है वो आदमी 6 महीने अरेस्ट ही नहीं हुआ। ईडी, हमें पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से केजरीवाल जी को अरेस्ट करने वाली है। पता चला ईडी 9 सम्मन भेज देती है, तब जाके अरेस्ट करती है। अब इनको विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आम आदमी पार्टी ने यह सनसनीखेज आरोप तो लगा दिए, लेकिन इन आरोपों के इर्द गिर्द जो बातें बुनी गई उसमें पार्टी खुद ही फंस गई। जैसे आम आदमी पार्टी का यह लॉजिक है कि क्योंकि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए बीजेपी अब राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही है। अरे बॉस, कल तक तो आम आदमी पार्टी यही डंका पीट रही थी कि बीजेपी उनके विधायकों को डरा रही है, उनके विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है। 24 घंटे में ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया कि ऑपरेशन लोटस फेल भी हो गया। तो जब इनका मन ऑपरेशन लोटस चल रहा है, जब इनका मन ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, अभी कल को कोई छोड़ देगा तो फिर कहेंगे कि भाई ऑपरेशन लोटस तो चल रहा था। एग्जाम में निबंध नहीं लिखते हैं, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर हैं, वो दूध देती है। उसी टाइप से खुलासा और आरोप के नाम पे निबंध सुना देते हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी का दावा है कि हाल ही के दिनों में ऐसे 4 संकेत दिखे हैं जिससे यह लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। अब इनके संकेत सुनिए। पहला संकेत, दिल्ली में किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। दूसरा संकेत, दिल्ली सरकार के अफसरों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर मीटिंग में आना बंद कर दिया है। तीसरा संकेत, 20 साल पुराने केस में अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया। चौथा संकेत, पिछले 1 हफ्ते में दिल्ली के एलजी दिल्ली सरकार के खिलाफ बार-बार गृह मंत्रालय को लेटर लिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। फिर आम आदमी पार्टी यह भी कह देती है कि बीजेपी साजिश तो रच रही है, लेकिन केजरीवाल की जन कल्याण वाली योजनाएं रुकेंगी नहीं। आम आदमी पार्टी का यह भी लॉजिक है कि नियम के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती, क्योंकि 17 फरवरी को ही केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किया था। इसलिए संविधान के मुताबिक अगले 6 महीने तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, और अगर बीजेपी ऐसा करती है तो यह गैर कानूनी होगा, असंवैधानिक होगा और कोर्ट इसे खारिज कर देगा, जैसा उत्तराखंड में हुआ था। अब आम आदमी पार्टी जो लॉजिक दे रही है, सो कॉल्ड लॉजिक, उससे वो खुद ही फंसती दिख रही है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, पहली बात यह है कि देश में इस समय लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने में जल्दबाजी नहीं करेगी। केंद्र सरकार ऐसा करके अपनी छवि क्यों खराब करेगी? दूसरा, अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो यह भी देखना जरूरी है कि वहां क्या फैसला आता है। भाई गए हैं दौड़े दौड़े केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ही कह देता है कि भाई ये गिरफ्तारी ठीक नहीं है,
तो इसके पहले तो राष्ट्रपति शासन नहीं लग जाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी कह देगा गिरफ्तारी ठीक है और ऐसा लगेगा कि भाई ये लंबा अंदर गए, तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है तो फिर उन्हें राष्ट्रपति शासन का डर क्यों सता रहा है? अगर राष्ट्रपति शासन की नौबत आई भी तो केजरीवाल खुद कुर्सी छोड़कर किसी को सीएम बना दें और दिल्ली में आराम से आम आदमी पार्टी की सरकार चल सकती है। भाई आप सो कॉल्ड साजिश कह रहे हैं, आप साजिश फेल कर दीजिए, केजरीवाल जी इस्तीफा दे दें। सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, पता नहीं कितने हैं, उनको बना दे चीफ मिनिस्टर। फिर जैसे ही केजरीवाल जी बाहर आए कहेंगे हटो हटो, छोड़ो कुर्सी, अब मैं बैठूंगा, अब बन जाए सीएम। साजिश फेल बीजेपी की। क्यों नहीं करते साजिश फेल? क्यों नहीं छोड़ते सीएम की कुर्सी? तीसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता की इतनी चिंता है तो केजरीवाल पद छोड़ दे और किसी और को सीएम बना दे ताकि आम आदमी पार्टी की योजनाएं ना रुके। यही चिंता है ना कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाएं रोक देगी, पब्लिक को हाय हाय, पब्लिक को दिक्कत हो जाएगी। केजरीवाल जी जेल से मैसेज भेजवाते हैं कि पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो पब्लिक को दिक्कत होने के नाम पे कुर्सी छोड़ दीजिए, किसी और को सीएम बना दीजिए, वो पब्लिक की योजनाएं चलाता रहेगा, फिर आप आइएगा, फिर कहिएगा छोड़ो अब मैं चलाऊंगा। वो भी नहीं करते। चौथी बात यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल खुद ऐसे हालात खड़ा करना चाहते हैं जिससे संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन पर खुद की जगह किसी और को चुनने का संकट नहीं होगा, पार्टी में नाराजगी भी नहीं होगी और अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले सिंपैथी भी मिल जाएगी। अच्छा, खुद कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश रच रही है क्योंकि वो दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पाते। दिल्ली में अभी कौन सा चुनाव है भाई? लोकसभा चुनाव में तो आपको सीटें नहीं आती, वहां बीजेपी आपसे क्या लड़े? और अगर विधानसभा की बात है तो वहां तो चुनाव 2025 में, अभी राष्ट्रपति शासन लगा भी देंगे तो 6 महीने में फिर तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, तो वो तो वैसे ही होना है। कोई सिर पैर नहीं बात के लॉजिक का। बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल के पास तो 60 से ज्यादा विधायक हैं, उन्हें राष्ट्रपति शासन का डर लग क्यों रहा है? बीजेपी को भी सुनिए एक बार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक पार्टी जिसके 60 से ज़्यादा विधायक हैं, जिनका पूर्ण बहुमत है, उन्हें इस बात का डर क्यों सता रहा है? आतिशी मार्लेना हर बार काल्पनिक और झूठी कहानियां गढ़ने में माहिर हैं, ये उनके स्वभाव में है। या तो इनको डर सता रहा है कि इनके 60 से ज़्यादा विधायक इनको छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। अपनी राष्ट्रपति शासन वाली थ्योरी को मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी यह भी आरोप लगा रही है कि 2013 में भी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की गलती की गई थी और 2015 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया था। सुनिए जरा एक बार सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल के मंत्री के इस्तीफे में क्या लिखा है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा और कोर्ट में जाके हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए। अब मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, फैक्ट्स, सच, लॉजिक, इसका इस्तेमाल निबंध में हो यह जरूरी नहीं है। तो सुनिए निबंध। कह रहे हैं कि पहले भी यह प्रयास हो चुका है, ये लोग कर चुका है। ये लोग कौन? बीजेपी। दिल्ली में साल 2014 में राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसका जिक्र सौरभ भारद्वाज कर रहे थे। और आप देखिए कितनी अजीब बात है, बात फरवरी 2014 की है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार दिल्ली में चल रही थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं थी केंद्र में। यह सरकार कुल 49 दिन चली और अरविंद केजरीवाल ने खुद मीडिया के सामने आकर बताया था कि वो गठबंधन की सरकार गिरा रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली में 17 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति शासन लग गया और उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। बीजेपी की ना तो सरकार गिराने में ना ही राष्ट्रपति शासन लगाने में कोई भूमिका थी। सच यह भी है कि केजरीवाल ने खुद अपनी सरकार गिराई क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हीं के सरकार गिराने की वजह से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा। अब आप इस्तीफा दे दीजिएगा तो राष्ट्रपति शासन भी नहीं लगेगा क्या? लेकिन कहना है तो कह दिए और इनसे कोई पूछने वाला तो है नहीं। जहां तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का माहौल बनाए जाने की बात है तो यह कहा जा सकता है कि यह संकट तो खुद अरविंद केजरीवाल ही क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आप देखिए हालत ऐसी हो गई है कि मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफा कहां गया, स्वीकार हुआ नहीं हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही।
राजकुमार आनंद ने जो इस्तीफा दिया उसकी कॉपी हमारे पास है। उस चिट्ठी में राजकुमार आनंद ने अपने इस्तीफे देने की वजह बताई है और राजकुमार आनंद ने लिखा है कि आम आदमी पार्टी दलित और आरक्षण विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की विरोधी है, एससी एसटी के वेलफेयर के लिए जो पैसा आया था उसे आम आदमी पार्टी दूसरी योजनाओं में लगा देती थी। राजकुमार आनंद ने पहले करप्शन का आरोप लगाया और अब दलित विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया। और चिट्ठी देखिए जो लिखी गई है उसमें आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को लिख रहे हैं। केजरीवाल जी बैठे हैं तिहाड़ में, चिट्ठी को कौन एक्सेप्ट कर रहा है ये भी तो बताएं। ये संवैधानिक संकट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी मुश्किलों से घिरे हुए हैं और यह संकट भी पैदा हो रहा है। भाई आप जेल में हैं, आपको 5 वकीलों से मिलने की इजाजत नहीं मिली, जांच हो रही है कि आप वहां से मंत्री को क्या संदेश भिजवा रहे हैं, क्योंकि आदेश देना तो अलाउड नहीं है। सरकार चलेगी कैसे भाई? और अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और ये लंबा अंदर जाते दिखे तो मजबूरन राष्ट्रपति शासन तो लगेगा ही लगेगा दिल्ली के अंदर। तो उसी के लिए ऐसा लग रहा है पहले से नैरेटिव सेट कर दे रहे कि फिर तब कह सके देखिए हमने तो कहा था। मतलब जैसे एक बच्चे को नहीं पता होता कि वो एग्जाम में फेल होने ही वाला है तो घर आके पूरा माहौल बना देता है, ये पेपर ही बेकार था, टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमको तो पता है ये हमसे चिढ़ते हैं, ये हमको फेल ही करेंगे। रिजल्ट आया फेल, देखे हम नहीं बोले थे हमको फेल करेंगे क्योंकि हम इनके ट्यूशन नहीं पढ़ने जाते तो हमको तो फेल ही करते। वही कहानी पहले ही सुना दो कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही। एक तरफ उनके मंत्री ने अचानक पार्टी छोड़ दी, दूसरी तरफ पार्टी के ज्यादातर राज्यसभा सांसदों की चुप्पी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसदों की सुनीता केजरीवाल के साथ तस्वीर सामने आई है। दावा है कि विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा कल शाम को अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुनीता केजरीवाल से मिले थे। हालांकि इस मुलाकात में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, बलबीर सिंह सीचेवाल और हरभजन सिंह नहीं थे। राघव चड्ढा के बारे में यह दावा है कि वो लंदन में इलाज करा रहे हैं, बाकी सांसद अभी साइलेंट मोड में बताए जा रहे हैं। इतनी मुश्किल घड़ी में भी आम आदमी पार्टी के सांसदों के एक्टिव न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बचाव में आम आदमी पार्टी अजीब दलीलें दे रही है। एक बार सौरभ भारद्वाज जी को सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि आज मनीष सिसोदिया ने कैसे सबको हैरान कर दिया। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट हैं इस मुसीबत वाली घड़ी में, दूसरी तरफ सांसद नजर नहीं आते, जिसको लेकर बीजेपी भी कटाक्ष कर रही है और बाकी पार्टियां भी। अरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो पूरे कोरोना में नजर नहीं आए, तब आप लोगों ने पूछा नहीं। 2 साल कोरोना चला, आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के एमएलए, आम आदमी पार्टी के लोग नजर आए। ये सारे 7 सांसद जो जनता ने चुने वो जनता के लिए ही नजर नहीं आए। लेकिन पार्टी और राज्यसभा के सांसद पहले कौन से धरने प्रदर्शन के अंदर हमारे आते थे, आप ये बताओ। या तो आपने देखा हो कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे किया हो और आपको पंजाब के सांसद मिले हो, सीचेवाल जी मिले हो, हरभजन सिंह जी जो है बैरिकेड पे चढ़े हुए हो, कभी देखे हो तो मुझे बता दो। आप बेकार की बात की जा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सौरभ भारद्वाज ने अपने सांसदों के बचाव में जो दलील दी है उसमें सबसे गजब की बात तो यह है कि राज्यसभा के सांसद पहले कौन सा धरने प्रदर्शन पर हमारे यहां आते थे, आपने देखा हो तो बताओ। सौरभ भारद्वाज के इस दावे की पोल हम हाथों हाथ खोल देते हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। यह पिछले साल अप्रैल की तस्वीर है जिसमें संदीप पाठक प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बस से लटक कर नारेबाजी कर रहे हैं। संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। एक तस्वीर और देखिए, यह पिछले साल मार्च में संजय सिंह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की तस्वीर है। संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। आपको संजय सिंह बैरिकेड पर चढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। अब आप खुद देख लीजिए कैसे आम आदमी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं वो कितना विरोधाभास से भरा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता अपने सांसदों के स्टैंड को खुद डिफेंड नहीं कर पा रहे और सवाल उठने पर इसे बेकार की बात कहकर खारिज कर रहे हैं। जबकि आप देखिए ये वक्त आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वक्त है जब उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में। इतने बड़े संकट में भी अगर सांसद एक्टिव नहीं है तो पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगते हैं। वैसे सवाल तो शराब घोटाले के आरोपों को लेकर भी उठ रहे हैं जिसमें फंसे आरोपियों को कोर्ट से बार बार झटका मिल रहा है। एक तरफ शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता को आज कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। दूसरी तरफ आज शराब घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी याचिका में लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए प्रचार करने की जमानत के लिए जमानत मांगी कि इनको कैंपेनिंग करनी है इसलिए जमानत मिल जाए। मनीष सिसोदिया की अर्जी पर कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब यहां कमाल की बात देखिए
जो मनीष सिसोदिया लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए जमानत मांग रहे हैं, वो खुद अपनी विधानसभा सीट बहुत मुश्किल से जीत पाए थे। यही मनीष सिसोदिया जो है, इनका हिसाब देखिए, ये कहां से विधायक है आपको पता है? ये दिल्ली में एक सीट पड़ती है पटपड़गंज, यहां से मनीष सिसोदिया जो है वो विधायक है और 2020 में जीते। सिसोदिया को मिले थे 70,163 वोट, 63 वोट, ये 2020 का बता रहा हूं, पटपड़गंज में। और बीजेपी के नेता नेगी जी जो थे, रविंद्र सिंह नेगी, इनको मिले थे 66,956 वोट, यानी जो जीत का अंतर था 3,207 वोट। तो जो व्यक्ति खुद 3,000 वोट से जीत रहा है, वो कह रहा है कि हमको जेल से बाहर आने दीजिए, जमानत दीजिए, बहुत जरूरी है हमारा प्रचार करना। अपनी सीट 3,000 वोट से जीते हैं और पूरे दिन ये काउंटिंग में पीछे थे, लास्ट के एक आध राउंड में आगे निकल पाए थे। खैर, चल रहा है मामला, चलने दीजिए, हम बता दिए आपको। पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी बोले और लालू तेजस्वी राहुल के गले में कैसे मटन की हड्डी फंस गई। बीएसपी या बीजेपी, सिंगर पवन सिंह किसके टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं, कंगना से लेकर हेमा मालिनी तक चुनाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहले से परेशान अखिलेश के पैरों तले जमीन खींच रही हैं क्या मायावती। यानी 2024 के चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर अब खोलने जा रहा हूं। इंडी गठबंधन के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि जो भी वो करते वो उल्टा पड़ जाता है। जैसे बिहार में देखिए, तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला वीडियो नवरात्र वाले दिन पोस्ट किया, खाए एक दिन पहले थे, पोस्ट नवरात्र वाले दिन कर दिए और बीजेपी को चिढ़ाने का प्रयास किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर बोल पड़े और राहुल गांधी और लालू यादव के सावन के महीने में मटन बनाने और खाने की बात भी याद दिला दी। नरेंद्र मोदी के बोलते ही मटन की हड्डी जैसे लालू तेजस्वी राहुल के गले में फंस गई और तेजस्वी का हंसी मजाक इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रैली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के ऐसे वीडियोस को लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश बताया। पीएम ने कहा कि लोग सावन के महीने में मटन बनाते हैं, इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी बनाते हैं और ये लोग जारी करते हैं। हालांकि आगे पीएम ने यह भी कहा कि किसी के खाने पीने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कब और क्या खाते हैं और दुनिया को कैसे दिखाते हैं, इसका खास मतलब होता है। पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको उस वीडियो की पूरी डिटेल बताऊंगा जिस पर पीएम ने तेजस्वी के साथ ही राहुल को भी घेरा है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपने भले खाया एक दिन पहले था, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन वीडियो पोस्ट करके हिंदुओं की भावना को आहत करना चाहते हो क्या और किसी और को खुश करना चाहते हो क्या, वो सवाल पूछ रहे हैं। पीएम ने ऐसी बात इसलिए की क्योंकि कुछ दिन से तेजस्वी यादव की उस वीडियो की बड़ी चर्चा है जिसमें वो मछली खाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के पहले दिन यानी 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो पर बहुत विवाद हो गया क्योंकि नवरात्र का सनातन में काफी महत्व है। नवरात्र के मौके पर पूरे 9 दिनों तक सनातन को मानने वाले लोग शक्ति की आराधना करते हैं। इसलिए तेजस्वी के वीडियो पर विवाद हुआ कि नवरात्र में ऐसे वीडियो डालने का क्या मतलब, जबकि खाए तो एक दिन पहले थे। तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे और बाकायदा उसकी डिटेल भी बता रहे थे। एक बार वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है।
1 कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। तो यही मौका मिलता है जब हम लोग जो है 10-15 मिनट का खाना जो है खा सके, और पूरे दिन भर से हम लोग प्रचार में लगे रहते हैं। जब इस वीडियो पर विवाद हो गया तो तेजस्वी ने कहा कि यह वीडियो नवरात्र का है ही नहीं, एक दिन पहले का है, वो तो बीजेपी वालों का आईक्यू चेक कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी पर सवाल ये उठे कि आखिर एक दिन पहले का वीडियो नवरात्र जिस दिन शुरू हुआ उस दिन क्यों डाले बॉस? जिस दिन का वीडियो था उसी दिन वीडियो पोस्ट कर देते। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि उसी तरह से जब सावन का महीना चल रहा था तो राहुल गांधी लालू यादव से मटन बनाने की रेसिपी सीख रहे थे। यह वीडियो करीब 7 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 का है। उस वक्त सावन का महीना चल रहा था, जिसे सनातन धर्म में पवित्र महीना माना जाता है। कई लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, लेकिन राहुल गांधी सावन के इस पवित्र महीने में लालू यादव से मटन की सीक्रेट रेसिपी सीखने पहुंच गए। उन्होंने लालू यादव के परिवार के साथ मिलकर न सिर्फ मटन बनाया बल्कि उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब प्रधानमंत्री यही सवाल पूछ रहे हैं कि सावन के महीने में ये लोग मटन बनाकर वीडियो डालते हैं, नवरात्र में मछली खाकर वीडियो डाल देते हैं, नवरात्र शुरू हो रहा है तो आप बताइए कि क्या ये जानबूझकर कर रहे हैं, किसी को आहत और किसी को खुश करने के लिए? नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव अब पीएम मोदी पर लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगा रहे हैं। पीएम के बयान पर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, फिर मछली वाले वीडियो पर तेजस्वी यादव और लालू यादव का डिफेंसिव वीडियो भी दिखाऊंगा। पी खाना चाहिए, पी पीना चाहिए। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री, आपको ये सुनिश्चित करना है कि गरीबी हटे, हमारे देश में खुशहाली हो, हमारा गांव आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की कैसे करें, पलायन कैसे रुकेगा। और मोदी जी तो हर 5 साल पे आते हैं। अब यह भी देख लीजिए कि मछली वाले वीडियो पर लालू परिवार किस तरह से डिफेंसिव मोड में दिख रहा है। तेजस्वी यादव मछली वाले वीडियो पर बीजेपी के निशाने पर आए तो उन्होंने एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इस वीडियो में भी तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी दिखाई दिए, लेकिन इस बार खाने के लिए तेजस्वी के हाथ में मछली नहीं बल्कि संतरा दिखाई दिया। इसी तरह मछली विवाद के बीच लालू यादव का भी एक वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में लालू यादव खुद भी सत्तू खा रहे हैं और अपनी पोती को भी सत्तू खिला रहे हैं। बिहार में मटन मछली सत्तू को लेकर हो रही इस राजनीति के बीच नीतीश कुमार अपनी अलग ही दुनिया में है। वो इस बार नए तरीके से प्रचार करने निकले हैं। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि नीतीश कुमार कोई चुनावी रथ लेकर निकले। नीतीश ने अपने चुनावी रथ को निश्चय रथ का नाम दिया है। इसी रथ में बैठकर नीतीश कुमार जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। आज नीतीश कुमार इस रथ पर सवार होने नवादा पहुंचे। नीतीश कुमार इतने जोश में थे कि 400 पार के नारे को कह दिया कि अब की बार 4000 पार। ज्यादा जोश आ गया होगा तो 400 को 4000 पार बोले। सुनिए कैसे नीतीश कुमार के मुंह से 4000 पार निकला और कैसे उन्होंने फिर अपनी इस गलती को तुरंत हालांकि सुधार भी लिया। इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 सॉरी गलती से 4000 बोला गया, सॉरी 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार। इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 सॉरी गलती से 4000 बोला गया, सॉरी 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार। पब्लिक भी मजे ले रही है, हंस रहे हैं सब। साइड से किसी ने बताया 400 तो कह रहे हैं गलती से निकल गया। बिहार में चुनाव प्रचार के बीच एक सीट की बड़ी चर्चा भी हो रही है। यह सीट है काराकाट की लोकसभा सीट। यह सीट इसलिए चर्चा में आ गई क्योंकि इस सीट से भोजपुरी के पॉपुलर सिंगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह को बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उनके गानों को लेकर हुए विवाद के बाद पवन सिंह ने आसनसोल का टिकट लौटा दिया। लेकिन आसनसोल से हटने के बाद अब पवन सिंह ने अचानक यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि वो बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। काराकाट सीट पर एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट है, जबकि इंडी गठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल के
राजाराम सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के कैंडिडेट एक ही जाति से आते हैं। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इस सीट पर एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि काराकाट सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कुशवाहा जाति के कैंडिडेट ही सांसद चुने जाते रहे। काराकाट सीट पर अंतिम यानी 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, यह अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। पवन सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मुलाकात की है, जिससे अटकलें ये लग रही हैं कि वो हो सकता है बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। हालांकि पवन सिंह अभी खुद कुछ नहीं बता रहे। बिहार में तो चुनावी घमासान मचा है, लेकिन यूपी में बीजेपी के लिए मामला सेट दिख रहा है, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ हैं और ऊपर से इंडी गठबंधन की इतनी मुश्किल है जो हर दिन बढ़ती जा रही है। मायावती ने अखिलेश के लिए क्या और मुसीबतें बढ़ा दी हैं वो आगे बताऊंगा आपको, लेकिन पहले देख लीजिए कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट आई और इसमें 2 सीटों के कैंडिडेट के नाम घोषित हुए। कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह और पिंटू सैंथवार को टिकट दिया गया है। कुशीनगर से बीजेपी ने मौजूदा सांसद विजय दुबे को फिर से टिकट दिया है। कौशांबी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया। बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर को भी फिर से टिकट दिया है। लेकिन यूपी में मायावती सबका खेल बिगाड़ने में ऐसा लग रहा है जुटी हुई है। कहीं पर मुस्लिम, कहीं पर ब्राह्मण, कहीं पर ओबीसी कैंडिडेट उतार दे रही है। आज बीएसपी के 9 कैंडिडेट्स की नई लिस्ट आई, जिसमें 3 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम और 3 ओबीसी हैं। आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के निरहुआ के सामने बीएसपी ने भीम राजभर को उतार दिया। राजभर वोट बीजेपी के साथ है, तो वहां बीजेपी के लिए यह चुनौती होगी। घोसी से बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को टिकट दिया। घोसी में बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। वो राजभर के बेटे का खेल बिगाड़ सकते हैं। बस्ती से बीएसपी ने ब्राह्मण चेहरे दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया है। यहां से बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण कैंडिडेट हरीश द्विवेदी हैं, तो यहां बीजेपी के लिए चुनौती हो जाएगी। गोरखपुर से बीएसपी ने जावेद सिमनानी को टिकट दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ेगा। बीजेपी से रवि किशन और सपा से काजल निषाद यहां कैंडिडेट हैं। फैजाबाद से बीएसपी ने सचिदानंद पांडे को टिकट दे दिया। फैजाबाद में बीजेपी से लल्लू सिंह और सपा से दलित नेता अवधेश प्रसाद कैंडिडेट हैं। एटा सीट से बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट मोहम्मद इरफान को टिकट दिया। एटा सीट पर सपा ने देवेंद्र शाक्य को कैंडिडेट बनाया है। यहां सपा को नुकसान हो सकता है कहा जा रहा है। धौरहरा से बीएसपी ने श्याम किशोर अवस्थी को टिकट दिया। धौरहरा में बीजेपी ने मौजूदा सांसद रेखा वर्मा को टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को टिकट दिया है। इसी तरह से चंदौली में बीएसपी ने सत्येंद्र मौर्य को टिकट दिया। चंदौली से सपा ने वीरेंद्र सिंह और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को फिर से टिकट दिया है। रॉबर्ट्सगंज में बीएसपी ने धनेश्वर गौतम को टिकट दिया। एनडीए ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा है। एसपी ने यहां से कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। यूपी में अभी बीजेपी की 4 सीटें बची हुई हैं, जिनमें कैंडिडेट के नाम घोषित नहीं हुए हैं। इसमें एक तो रायबरेली है, दूसरा देवरिया, तीसरा फिरोजाबाद, चौथा कैसरगंज। अब हो सकता है रायबरेली में इंतजार हो रहा है कि कांग्रेस किसको उतारती है, तो देख के फिर उतारा जाए। कैसरगंज सीट से बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह सिटिंग सांसद हैं, लेकिन इस बार उनके टिकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बृजभूषण सिंह कैसरगंज से अपनी सीट पक्की मानकर चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी उनका टिकट लटका कर रखा है। उधर नाम की घोषणा हुए बिना बृजभूषण शरण सिंह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने ही अंदाज में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। गाड़ी का काफिला वगैरह लेके चुनाव प्रचार में जुट गए। अभी नाम घोषित नहीं हुआ है। बिना अनुमति गाड़ियों का काफिला निकालने पर बृजभूषण के खिलाफ आचार संहिता का मामला भी दर्ज हो गया, लेकिन बृजभूषण को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो शक्ति प्रदर्शन तो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनका टिकट कौन काटेगा। लेकिन जब प्रचार की बात हो ही रही है, तो बृजभूषण के टिकट पर तो अभी सस्पेंस है, लेकिन जिनको टिकट मिल गया वो पूरी ताकत से प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त बीजेपी के 2 स्टार कैंडिडेट्स ने कैंपेनिंग की पूरी लाइमलाइट लूट रखी है। यूपी के मथुरा में हेमा मालिनी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो हिमाचल प्रदेश के मंडी में कंगना रनौत धुआंधार प्रचार कर रही है। कंगना की बात आगे करेंगे, पहले हेमा मालिनी की बात करते हैं, जो मथुरा से सिटिंग सांसद हैं और एक बार फिर उन्हें मथुरा से टिकट मिला है। हेमा मालिनी पूरी ताकत के साथ मथुरा में चुनाव प्रचार में जुट गई। आज हेमा मालिनी चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में उतर गई। पिछले बार भी चुनाव में ही उतरी थी, फिर 5 साल पता नहीं खेत में गई कि नहीं गई। आज फिर उतर गई खेत में। खेत में काम कर रही एक महिला से फसल काटने वाला हंसिया लिया और गेहूं की पकी फसल काटती नजर आई। हेमा मालिनी बलदेव इलाके के हयातपुर गांव में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने फसल कटाई का तजुर्बा और जानकारी दोनों ले ली। इस्तेमाल क्या करेंगी उस जानकारी का भगवान जाने, क्योंकि खेत में फिर तो कभी जाती नहीं।
लाल साड़ी में हेमा मालिनी की खेतों में कटाई करती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उधर मंडी में कंगना रनौत ने कांग्रेस के पसीने छुड़ा रखे। कंगना के चुनाव प्रचार में भीड़ उमड़ रही है। कंगना जहां जा रही हैं उनकी पब्लिक मीटिंग रैलियों में जबरदस्त भीड़ दिख रही है। दूसरी तरफ कंगना के छोटा पप्पू वाले बयान पर मंडी में घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत ने बिना नाम लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह पर हमला किया। कंगना ने सियासत में वंशवाद पर हमला करते हुए कहा था कि एक पप्पू दिल्ली में बैठा है और दूसरा छोटा पप्पू यहां भी है, जिसके बाद विक्रमादित्य सिंह भड़क गए। विक्रमादित्य ने कंगना के बयान पर क्या कहा पहले वो सुनिए, उसके बाद बताता हूं कंगना ने एक बार फिर विक्रमादित्य की कैसे खिंचाई की। जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। कंगना रनौत सियासत में भले ही नई हो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी उन्होंने पॉलिटिक्स खूब झेली। उद्धव ठाकरे के साथ हुई इनकी लड़ाई तो आपको याद ही होगी। जिस तरह से कंगना ने मुंबई में उनके साथ हुई पॉलिटिक्स को हैंडल किया था, ठीक उसी तरह मंडी में भी कांग्रेस को पानी पिला रही है। सुनिए एक बार कंगना को भी। उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए। उनको उस पे भी गुस्सा आ गया। मुझे कहते हैं मैंने अभद्र भाषा यूज की। अरे भाई, किसी को प्यार से छोटा पप्पू, राजा बाबू, राजा बेटा, ये तो बड़े ही प्यारे शब्द होते हैं, हम छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं। छोटा भैया है वो, उसको मैंने प्यार से बोल दिया, बड़ा नाराज हो गया। तो कंगना जो है वो बोलने में तो स्मार्ट है ही, और अब तो पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा घुमा फिरा के अपनी बात कह भी दी है। लेकिन जबरदस्त चुनाव प्रचार वगैरह चल रहा है और पाठशाला में हम आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट वगैरह दे ही रहे हैं। तो यानी चुनाव तक एक ही आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए, न्यूज की पाठशाला।